नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नैनो स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 23 मई 2026 को आपका साइबर लॉ लॉ 203 का माइनर इलेक्टिव एग्जाम होने वाला है। और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का सबसे सॉलिड तरीका क्या है? बिल्कुल सही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। आज के इस वीडियो में हम पिछले साल के पूरे 50 प्रश्नों को बिल्कुल सटीक उत्तर और आसान व्याख्या के साथ हल करेंगे। कई क्वेश्चंस इस बार सीधे रिपीट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की स्पेशल क्लास। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, साइबर अपराध से संबंधित कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि है? ऑप्शन है पेरिस समझौता, हेग कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन, बुडापेस्ट कन्वेंशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्ट इन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सर्ट इन का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, ये सर्ट इन का फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एडोब फोटोशॉप, वीएलसी मीडिया प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? ध्यान रखिए, फायरवॉल हमारे कंप्यूटर के सुरक्षा गार्ड की तरह है। यह आने और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और कंट्रोल करता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? सो करेक्ट आंसर इज द डी, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, नेटवर्क ट्रैफिक की आने और जाने वाले प्रवाह की निगरानी और नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है, प्रमाणन प्राधिकरण की योग्यता एवं सेवा की शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो साइबर लॉ में ज्यादातर प्रशासनिक काम ऑप्शन ए यानी केंद्र सरकार करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निलंबित लाइसेंस न सौंपने का दोषी व्यक्ति कितनी सजा का भागी हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ, 6 महीने। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कौन सी डिवाइस कई नेटवर्क्स के जोड़ने और उनके बीच डेटा रूट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राउटर। भारत में सॉफ्टवेयर कॉपीराइट और लाइसेंस लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? इसका करेक्ट आंसर है भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर इसके ऑप्शन में शर्ट इन दे देगा तो भी आप किस पे टिक करेंगे? शर्ट इन पे। ठीक है, ये शर्ट इन का ही फुल फॉर्म है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। आपको अभी प्रश्न संख्या 2 में बताए हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या है? साइबर सुरक्षा के प्रकार हैं। क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, अनुप्रयोग सुरक्षा, सभी क्या हैं? साइबर सुरक्षा के प्रकार हैं। हाइजेक वेयर क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया है, हाइजेक वेयर क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, हाईजैक करना। हाईजैक मतलब हाईजैक करना। यह आपके इंटरनेट ब्राउजर की सेटिंग को
बिना आपकी मर्जी के बदल देता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ब्राउजिंग हाईजैकिंग हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? यह तो बहुत ही बेसिक और आसान सवाल है, जल्दी से इसका उत्तर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक व्यक्ति जो बेईमानी से कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को प्राप्त करता है, वह कितने के कारावास से दंडित किया जाएगा, कितने वर्ष के? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्ष, 3 years। ठीक है, अगला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 10A के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विधिक मान्यता प्रदान की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल हस्ताक्षर। और आप लोग से एक सवाल है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होगा या डिजिटल हस्ताक्षर। ठीक है, अगला प्रश्न है आईटी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 21 के तहत दिया गया लाइसेंस कितने समय तक वैध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है आईटी संशोधन अधिनियम 2008 के संदर्भ में प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रक की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है नाइजीरियाई घोटाला 419 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिशिंग। अगला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विधिक मान्यता दी गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 4, सेक्शन 4। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन दंडनीय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 74, 74। अगला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा के अंतर्गत कंप्यूटर शब्द परिभाषित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धारा 2, 1, सेक्शन 2 का 1 का फर्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 82, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है? कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है? अगस्त किरहोफ्स, अगस्त किरहोफ्स। अगला प्रश्न है वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रमाणनकर्ता प्राधिकरण द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को विखंडित यानी वापस किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार प्रवर्तक को प्राप्त होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है। इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण करना, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, डीएनएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। इसका क्या पूछा है? मुख्य उद्देश्य पूछा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नाम का आईपी एड्रेस में बदलना। हम गूगल पर लिखते हैं google.com, लेकिन कंप्यूटर उसे नंबर्स में समझता है। तो डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलने का काम डीएनएस का है, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है, हस्ताक्षर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर में कोई भी परिवर्तन डिटेक्टेबल होता है, पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, डिटेक्टेबल। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा में नियंत्रण को शक्ति प्राप्त की है कि वह निर्देश दे सकता है? इसका सही जवाब है धारा 68, सेक्शन 68। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है? इसका सही जवाब है आउटपुट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी सही है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, आई ऑब्लिक ओ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है? पूछा गया है कि चार ऑप्शन दिया गया, पूछा गया है कि कौन सा भाषा कंप्यूटर समझता है। इसका करेक्ट आंसर है बाइनरी भाषा। कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली बाइनरी लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान या क्षति पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? इसका सही जवाब है साइबर अटैक। ऑप्शन नंबर डी सही है, साइबर अटैक। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा हैकिंग से संबंधित है? इसका सही जवाब है धारा 66, सेक्शन 66, धारा 66। अगला प्रश्न है, साइबर स्पेस हैज नो नेशनल बाउंड्रीज, कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है। साइबर स्पेस में क्या होता है? कोई सीमा बाउंड्री नहीं होता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो मान्य करती है। डिजिटल हस्ताक्षर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक विच वैलिडेट। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, नॉन रेपुडिएशन। ठीक है, ये सभी होगा। इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावसायिक संदेश भेजना क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है फिशिंग या स्पैमिंग। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पैमिंग होगा या फिशिंग होगा। ठीक है, हमें तो ज्यादा स्पैमिंग ही लग रहा है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 15। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? एईएस। एईएस क्या है? साइबर अपराध नहीं है। एईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एक सुरक्षा एल्गोरिदम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग तकनीक है जिसमें साइबर अपराधी फर्जी वेब पेज या डोमेन बनाकर धोखा देते हैं या अधिक ट्रैफिक प्राप्त करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेब प्रतिलिपिकरण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम जो वायरस की तरह बढ़ते हैं परंतु कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलते हैं उन्हें कहा जाता है? इसका सही जवाब है वाम्स। ऑप्शन नंबर ए सही है, वाम्स। अगला प्रश्न है,
What is the fees for the renewal of license under the Information Technology Act 2000? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की फीस क्या है? इसका सही जवाब है 5000 से अनाधिक। ऑप्शन नंबर ए सही है, नॉट एक्सीडिंग RS 5000। साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? Who select the chairperson of the cyber appellate tribunal? इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किस धारा में परिभाषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 2NB। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि बताइए आप लोग को सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए है या सी है। अगला प्रश्न है, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? हैकर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है MIT। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, CRT। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि ऑप्शन ए सही होगा या बी सही होगा। जो ऑप्शन हमें सही लगेगा मैं उसे कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है पब्लिक डोमेन लाइसेंस, ऑप्शन नंबर डी सही है, सार्वजनिक डोमेन लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 48, पारंपरिक हस्तलिखित हस्ताक्षरों की तुलना में डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन्क्रिप्शन और प्रमाणीकरण जैसी सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिसे कॉपी या फ्रॉड नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल अधिकार प्रबंधन, डिजिटल राइट मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में डिजिटल अधिकार सुनिश्चित करता है। डिजिटल राइट्स इन सॉफ्टवेयर लाइसेंस इंश्योर कॉपीराइट प्रोटेक्शन, कॉपीराइट सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो साथियों ये थे आपके साइबर लॉ 203 के सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद 23 मई के एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। आपके इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से पता था मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप्स और दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए नैनो स्टडी परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं